making of curd and bread. It is the one of the most important industry of the market जिसमें कर्ड और ब्रेड का प्रोडक्शन किया जाता है। और इसमें सबसे बड़ा रोल होता है बैक्टीरिया का। जब हम बैक्टीरिया की बात करते हैं तो इसमें एक बैक्टीरिया है जिसको बोलते हैं लैक्टोबैसिलस। और ख़ास बात यह है कि ये जो लैक्टोबैसिलस है ये प्रमोट करता है फॉर्मेशन ऑफ मिल्क टू कर्ड। हम इसे बोल सकते हैं कि लैक्टोबैसिलस जो है, लेट मी करेक्ट दिस, ओके, लैक्टोबैसिलस प्रमोट करता है मिल्क से कर्ड बनाने में। इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो लैक्टोबैसिलस होते हैं ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से रिप्रोड्यूस करते हैं और लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा मिल्क होता है वो कन्वर्ट हो जाता है कर्ड में। इसी तरीके से ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ चीज़, पिकल और इसके अलावा मैनी फूड एटम्स जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने नाम सुना होगा जलेबी, केक वगैरह। इन सभी चीज़ों का यूज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रेजेंस में ही होता है। ये बहुत ज़्यादा अच्छे से बन पाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर हम बात करते हैं बैक्टीरिया की, जिसमें बैक्टीरिया में एक आता है हमारे पास ईस्ट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म दैट इज़ यूज्ड इन मैनी इंडस्ट्रीज़। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट होता है फर्मेंटेशन। अगर हम फर्मेंटेशन की बात करें तो इट इज़ दैट प्रोसेस इन विच इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और अब्सेंस ऑफ अ वेरी लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, जो मटेरियल्स होते हैं लाइक स्टार्च वगैरह, इनसे अल्कोहल, एसिटिक एसिड जिसको बोलते हैं हम विनेगर, इत्यादि को बनाया जाता है। इसी के साथ आप जानते होंगे इडलीज, साउथ इंडिया की फेवरेट डिश, डोसा, इन सब चीज़ों को भी फर्मेंटेशन के थ्रू ही तैयार किया जाता है। तो इसका बहुत बड़ा मार्केट है इन केस ऑफ व्हाट, फूड मार्केट। अब बात कर लेते हैं हम एक एक्टिविटी की। इट इज़ वेरी सिंपल एक्टिविटी। इसमें क्या करना है, आपको थोड़ा फ्लोर लेना है, मतलब आटा, और इसके अंदर मिक्स करनी है थोड़ी सी शुगर। साथ में ऐड कर देना है इसके साथ ईस्ट पाउडर, जो कि मार्केट में शॉप पे मिल जाता है। अब कम से कम इन सबको अच्छे से मिक्स करके इसको आटे जैसे स्ट्रक्चर में बना दें, यानी कि एकदम हमको क्या करना है, जैसे आटा गूंदा जाता है ना, इस तरीके से बना दें। अब इसको कुछ टाइम के लिए अगर रख दिया जाए फॉर सम टाइम, तो आप पाओगे कि कुछ टाइम के बाद ये आटा जो पहले बहुत ज़्यादा एक सिंपल सी स्ट्रक्चर दिख रहा था, अब वो बदल के कुछ ऐसा दिखने लगेगा। और ये यहाँ पर क्या होता है, फूल जाता है। और ये फूलता क्यों है, क्योंकि जो ईस्ट हमने अंदर डाले थे, दे स्टार्टेड डूइंग देयर एक्टिविटी, यानी कि रिप्रोड्यूसिंग। और जब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है देन दे ब्रीथ, और उनमें क्या होती है, रेस्पायरेशन होता है। और रेस्पायरेशन की प्रोसेस में बनती है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम बोलते हैं CO2, जो कि हम प्रोड्यूस करते हैं। और ये बबल्स की फॉर्म में निकलती है। और इसके बबल्स जो होते हैं उन्हीं की वजह से ही जो हमारे आटा लिया था, जो हमको बहुत कम सा छोटा सा दिख रहा था, वो क्या बना लेता है, फूल जाता है। और उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो वॉल्यूम इट सेल्फ इंक्रीजेस, एंड दैट इज हैपनिंग जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट, द रिप्रोडक्शन और रेस्पायरेशन ऑफ द ईस्ट।
और इसी जो हमारे पास ये प्रोडक्ट बनकर आया है आटा, इसी का यूज़ करते हैं हम बनाने में ब्रेड, पेस्ट्रीज और केक्स। इन सब चीज़ों को बनाने में इनका यूज़ किया जाता है। ऑलराइट, नाउ फर्दर वी आर मूविंग टूवर्ड द कमर्शियल यूज़, यानी कि लार्ज स्केल पर इनका क्या यूज़ है। अगर हम कमर्शियल यूज़ की बात करते हैं तो यहाँ पर इस इंडस्ट्री में इनका एक बड़े लेवल पर यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इन द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल्स, वाइन और साथ ही विनेगर, इन सभी चीज़ों में यूज़ किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। अगर हम बात करें एल्कोहल की और साथ में वाइन की, तो यहाँ पे जो सबसे कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ होता है दैट इज़ ईस्ट। ये ग्रो करता है किसी भी नेचुरल शुगर पर, किसी भी नेचुरल शुगर पर, चाहे वो शुगर आती हो ग्रेन से, जैसे कि ग्रेन्स होते हैं बार्ले के, वीट, इवन राइस और फ्रूट जूस। ये इन पे ग्रो करता है और इनको बदल देता है अल्कोहल और वाइन में। अगर इसकी एक छोटी सी एक्टिविटी जो आप इसको एग्जाम्पल के तौर पर घर पर करने की कोशिश करें तो दैट एक्टिविटी कुड बी कि आपको 500 ml का कोई भी व्हीकल लेना है। अगर आपके पास व्हीकल अवेलेबल है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप कोई गिलास भी ले सकते हैं। इसको कम से कम 3/4 वाटर से फिल कर दें। ठीक, तो हम जनरली कह सकते हैं कि अगर सपोज़ करें आपके पास ये कोई गिलास है जो कि लगभग लगभग 500 ml का है और नहीं भी है तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके अंदर आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको लगभग लगभग 3/4 वाटर को फिल कर देना है। ठीक, जब आप इसको 3/4 वाटर से फिल कर देंगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, इसके अंदर लगभग 2 से 3 स्पून शुगर को ऐड कर देना है। तो जब आप 2 से 3 स्पून शुगर को ऐड करेंगे तो ये शुगर क्या होगी, इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाएगी। इसके डिज़ोल्व होने के बाद आप क्या करते हैं, इसके अंदर ईस्ट पाउडर डाल देते हैं। फिर जो नेक्स्ट काम आपके लिए बचेगा वो बचता है कि आपको क्या करना है, इसको ऊपर से कवर करना है किसी भी ऐसी चीज़ से जो इसको कवर कर ले, और इसको उठाकर रख देना है ऐसी जगह जो थोड़ी सी वार्म हो, यानी कि जिसका टेम्परेचर लगभग लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो। दैट्स अ नॉर्मल टेम्परेचर, और इवन वी कैन से 25 या फिर रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर जब आप इसे टेम्परेचर पर रखेंगे और इसको लगभग 4 से 5 आवर्स बीत जाएं और इसके बाद आप इसको स्मेल करते हैं, इसमें एक स्पेसिफिक स्मेल आएगी और वो स्मेल जस्ट बिकॉज ऑफ अल्कोहल है, क्योंकि इस कंडीशन में शुगर का फर्मेंटेशन हुआ है और अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पे जो ये ईस्ट हमने लिए थे, इन ईस्ट का काम होता है इस शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करना, और यही प्रोसेस कहलाती है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस और बहुत एंशियंट टाइम से इसको यूज़ किया जाता रहा है। लेकिन 1857 में पहली बार जो इसको पेटेंट हुआ वो हुआ बाय द नेम ऑफ द लुइस पास्चर। इन्होंने इसको एक केमिकल फॉर्म में डिस्कवर किया। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज द डिस्कवरर और द फादर ऑफ द फर्मेंटेशन।
इसके बाद जिस चीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है मेडिकल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हाउ दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड इन मेडिकल्स, मेडिसिनल यूज़। इस चीज़ को समझने से पहले आप एक एक्टिविटी को समझो। सपोज़ करें आप बीमार हैं, यू आर इल एंड यू गो टू डॉक्टर। डॉक्टर क्या कहता है, वो आपको एंटीबायोटिक्स देता है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो सकती हैं। वो आपको इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स दे दे, इन द फॉर्म ऑफ कैप्सूल दे दे, या फिर इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शन। इन सभी फॉर्म्स में अगर वो आपको देता है मेडिसिन, उसको बोलते हैं हम एंटीबायोटिक्स। कोई भी एंटीबायोटिक्स इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स, कैप्सूल और इंजेक्शन। इनमें एक बहुत कॉमन सी मेडिसिन है जिसको हम बोलते हैं पेनिसिलिन। और पेनिसिलिन का जो सोर्स ऑफ दिस मेडिसिन होता है वो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इस मेडिसिन की जो सबसे ख़ास बात है दैट इज़ कि इट कैन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिसीज कॉजिंग बैक्टीरियाज या डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। दिस इज़ द बेनिफिशियल पॉइंट ऑफ दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आज के टाइम में बहुत नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स हैज़ बीन डिस्कवर्ड और प्रोड्यूस्ड। और ये किससे प्रोड्यूस हो रही हैं? दे आर द बैक्टीरिया, और दूसरे होते हैं हमारे फंजाई। इनसे इनको डिस्कवर किया जाता है और प्रोड्यूस किया जाता है। इसमें कुछ कॉमन है जिनको जनरली हम जानते हैं, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन और साथ में टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन। These all are made from the fungi or bacteria. In 1929, Alexander Fleming, it was the first name, who discovered the penicillin. तो itself he is the first person जिसने डिस्कवर किया था पेनिसिलिन को। And the discovery of penicillin itself is a very very interesting story कि how it was discovered. That was complete accident in which he tried to think and finally the penicillin was discovered. Antibiotics are also used to cure the disease in animals and even plants. So they are used in many places to cure many diseases. Even some of the disease those were like the viral disease पर antibiotics का कोई भी असर नहीं होता. They do any effect on some of the viral disease like influenza or cold. They make no kind of effect on them. अगली चीज़ हम पढ़ने वाले हैं वैक्सीन्स। अगर हम बात करें वैक्सीन की तो हम जनरली जानते हैं आजकल ये सबसे ज़्यादा कॉमन वर्ड रहा है
और इवन इसकी इम्पोर्टेंस हमको पता चली कुछ ही दिन पहले जब हम बात करते थे कोरोना की। एक्चुअली होता क्या है, हमारा शरीर जो है वो इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में रहता है और हम सोशल एनिमल्स हैं, दैट्स वाई हम अपनी तरह के लोगों से मिलते रहते हैं।